आज हम आपका साइंस का एक नवा चैप्टर चालू करने वाले हैं जो कि है चैप्टर नंबर 9 लॉस ऑफ मोशन। लॉस ऑफ मोशन। अब देखिए, इससे पहले आपने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में? मोशन। मोशन का मतलब क्या था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बोलेंगे कि वो मोशन में है। अब ये मोशन में आने का रीजन क्या है भाई? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है मतलब उस पर कोई ना कोई फोर्स लगेगा भाई। फोर्स के बिना कोई मोशन नहीं होता, कोई ना कोई फोर्स तो जरूर लग रहा होता है। सो भाई वो जो भी फोर्स है मैं बोलूंगा कि वो उसका कॉज है। क्या है? कॉज। मोशन हो क्यों रहा है? बिकॉज फोर्स लग रहा है। अब फोर्स कैसे लगता है भाई? एक्चुअली लॉज ऑफ मोशन जो है वो यही बताता है कि मोशन किन किन कारणों के वजह से होता है। ऑब्वियसली कारण एक ही है, फोर्स। अब फोर्स किस 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 तरीके से लगता है, नहीं लगता है, लगना चाहिए, क्या होता है, सब कुछ पढ़ने वाले हम लॉज ऑफ मोशन के अंदर। अब भाई लॉज ऑफ मोशन दिया किसने था? लॉज ऑफ मोशन दिया किसने था? तो ये हमारे न्यूटन दादा ने दिया था। किसने? न्यूटन दादा ने दिया था। न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने फोर्स दिया था। भाई ग्रेविटेशनल फोर्स किसने ढूंढा था? ग्रेविटेशनल फोर्स किसने ढूंढा था? ग्रेविटेशनल फोर्स किसने ढूंढा था? हाँ, यही मेरा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसने ढूंढा था? न्यूटन। न्यूटन के आइंस्टाइन? ओके, तो भाई न्यूटन ने ही ढूंढा था और न्यूटन ने ही ये लॉज ऑफ मोशन दिए हैं। किसने? न्यूटन ने। इसैक न्यूटन। इसैक न्यूटन। अब भाई हम डायरेक्टली पढ़ेंगे फर्स्ट फोर्स। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब देखिए बच्चों फोर्स किन किन तरीके से होते हैं। पहले हमें क्या पढ़ना है? अच्छे से पढ़ना है फोर्स। भाई फोर्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? धक्का लगाना। फोर्स का सिंपल मीनिंग क्या होता है? धक्का लगाना। ठीक है, अब फोर्स को डिफाइन करना हो तो भाई फोर्स को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? फोर्स के कारण क्या होगा? अगर मैं किसी भी चीज को फोर्स दे रहा हूं तो हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट थोड़ा हिलेगा या वो ऑब्जेक्ट की साइज चेंज होगी। सपोज करो एक बॉक्स है, एक छोटा सा प्यारा सा बॉक्स है, मैं उसको अगर फोर्स लगाऊंगा तो वो दब जाएगा, पीछे सकता है, उसका शेप चेंज हो सकता है। यही सब कारण होते हैं। ठीक है, सो हम क्या बोल सकते हैं? फोर्स इज अ एनर्जी which pushes or pull the object. It is a kind of energy. एक मिनट रुकिए। तो भाई मैं क्या बोल सकता हूं? Force is a type of energy, a type of energy which changes the state of motion या which can change the state of motion or shape and size of object। भाई देखो, आज फोर्स लगाने से क्या क्या हो सकता है भाई? हो सकता है कि स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाए। मतलब देखो अब हो क्या रहा है, ये एसी का रिमोट है, ये अभी क्या है? रेस्ट पे पड़ा है, रुका हुआ है। मैं इस पे लगा देता हूं फोर्स तो अब ये क्या हो गया? मोशन में आ गया, है ना? इसका मतलब स्टेट से
मैं उसको मोशन में लेके आ गया। अगर कोई चीज चल रही है, मैं उस पर फोर्स लगाता हूं, तो वो हो सकता है रुक जाएगा या उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो बच्चा स्पीड में बदलाव आना, ये भी तो स्टेट ऑफ मोशन ही होता है। सो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आना या शेप में, देखो भाई मेरे पास ये बॉक्स है, छोटा सा प्यारा सा, मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, क्या हो गया? शेप चेंज हो गया, है क्या नहीं? अब भाई हो सकता है कोई कोई साइज चेंज हो जाए। एज पर एग्जांपल आपका स्पंज को दबा दो, स्पंज इतना बड़ा है, उसको दबा दो तो मुट्ठी में आ जाता है। स्प्रिंग पे फोर्स लगाओ तो स्प्रिंग की साइज चेंज हो जाएगी। हाँ, फोर्स छोड़ते ही दोबारा अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगी, वो बात अलग है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं कि फोर्स क्या होता है और फोर्स के कारण क्या क्या असर हो सकती है। ठीक है, देखो पहला चीज स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन में क्या क्या हो सकता है? रेस्ट वाला मोशन में आ जाएगा, या मोशन वाला रेस्ट में आ जाएगा, या उसकी स्पीड चेंज हो सकती है। तीन चीजें इसके अंदर, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, इसे हम बोलते हैं फोर्स। अब चलो आपको पूरे चैप्टर में जो चीज जिस चीज के बारे में बात करनी है वो है बैलेंस्ड या तो अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा? बैलेंस्ड या तो अनबैलेंस्ड फोर्स। अब भाई ये होता क्या है? ये बैलेंस्ड फोर्स या अनबैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? देखिए, सपोज करें कि मेरे पास एक ये बुक है, मैं इसके दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसके दोनों तरफ फोर्स लगा रहा हूं। ये काम होता है, इसको खींचता हूं, इसको मैं खींच रहा हूं। बुक उधर की उधर ही है, क्यों? जितना फोर्स मेरा राइट हैंड लगा रहा है उतना ही फोर्स मेरा लेफ्ट हैंड भी लगा रहा है। हो क्या रहा है भाई? ये बुक है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। अब ये दोनों फोर्स इक्वल है, दोनों फोर्स इक्वल है, तो मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है, बुक है, वो कहीं नहीं जा रही, वो उधर की उधर ही है। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों मेरे बैलेंस फोर्स है। भाई बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल, भाई सपोज करो ये मैं एक सरफेस ले लेता हूं, कोई भी सरफेस, जमीन हो सकती है या बेंच हो गई आपकी जिस पे आप बैठते हो। यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, अब ये नीचे नहीं गिर रहा। देखो आपका अर्थ इधर है, जो जमीन है वो इधर है, इतना गैप है, ये नीचे नहीं गिर रहा। क्यों? बिकॉज इस सरफेस ने उसको पकड़ के रखा है। इसके नीचे तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन ये जो सरफेस है ये भी इसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है। उस फोर्स को हम कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये सरफेस, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगा रही है। ये ऐसा एग्जांपल हो गया, देखो ये सरफेस हो गई और ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, नीचे नहीं गिर रहा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या नहीं लग रहा है? नहीं भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन मेरे हाथ ने भी इसको एक फोर्स लगाया है। तो ऊपर वाला फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये दोनों बैलेंस फोर्स हो गए। ठीक है, अब इससे थोड़ा अलग देखें, मैं फिर से बुक को ले लेता हूं, मैं दोनों तरफ फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन ये बुक धीमे धीमे इधर जा रही है, लेफ्ट साइड जा रही है धीमे धीमे। इसका मतलब कि ये वाला जो मेरा फोर्स है ये इस फोर्स से ज्यादा है। भाई अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट पे एक ज्यादा फोर्स लग रहा है, एक कम लग रहा है, तो जिधर ज्यादा लगेगा वो तो उसी डायरेक्शन में चलेगा। सो मैं बोलूंगा कि अब उस पे अनबैलेंस फोर्स है। ठीक है, बैलेंस फोर्स जो दोनों इक्वल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अनबैलेंस फोर्स, देखो हाँ एक चीज बहुत याद रखने वाली है, बैलेंस्ड फोर्स कंपलसरी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड फोर्स जरूरी नहीं है कि ऑपोजिट में ही हो। भाई मैं अभी तक इसको ऐसे खींच रहा था, अब मैं क्या कर देता हूं,
यहां से खींचता हूं और यहां से धक्का देता हूं, भाई दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, मेरा राइट हैंड भी इधर फोर्स लगा रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड भी इधर फोर्स लगा रहा है, तो ये दोनों फोर्स कैसे हो गए अब अनबैलेंस्ड। कैसे अनबैलेंस्ड? भाई ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट की मोशन चेंज कर रहा है। देखो एक और एग्जांपल देता हूं, आप जब एक्टिवा, बाइक, साइकिल चलाते हो तो अगर मान लो कि उसकी स्पीड सेम है, आप लगातार एक ही स्पीड पे गाड़ी चला रहे हो, तो आपके गाड़ी के ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है, मैं बोलूंगा कि वो बैलेंस्ड है। क्यों? बिकॉज स्पीड चेंज नहीं हो रही। क्या नहीं हो रहा? स्पीड चेंज नहीं हो रही। लेकिन आप एक्सीलरेटर दे जा रहे हो, दे जा रहे हो, दे जा रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब आपके गाड़ी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। अनबैलेंस फोर्स लग रहा है तो ही तो उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो हमने जो स्टार्टिंग में देखा था कि फोर्स के कारण स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, राइट? हमने क्या देखा था? फोर्स के कारण स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज चेंज हो सकती है। तो एक्चुअली वो कौन सा फोर्स करेगा? वो अनबैलेंस फोर्स करेगा। बैलेंस फोर्स ये सब नहीं कर सकता। बैलेंस फोर्स के कारण कभी भी स्टेट ऑफ मोशन, शेप या साइज चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ अनबैलेंस फोर्स के वजह से ही ये चीज हो सकता है। किसके कारण? अनबैलेंस फोर्स के कारण। तो अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, तो भी यही आंसर। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अनबैलेंस फोर्स, तो भी यही आंसर। समझ आ रहा है बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। अब बहुत सारे एग्जांपल आपके बुक में भी दिए हुए हैं। बहुत सारे एग्जांपल है। एक बॉक्स लेके जा रहा है, एक स्प्रिंग को धक्का मार रहा है, अलग अलग प्रोसेस हो रही है। ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल हो, वो सब एग्जांपल अल्टीमेटली ये दिखा रहा है, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड। ठीक है, यहां तक किसी को कोई भी डाउट? नो सर। पक्की बात? चलिए ठीक है। अब भाई आगे हम पढ़ लेते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। देखो स्टूडेंट्स, आपको इस पूरे चैप्टर में 3 रूल्स पढ़ने, 3 लॉ पढ़ने। ये तीनों लॉ की अपनी अपनी एक स्टेटमेंट है, आप डेफिनेशन कह सकते हो। ठीक है, अब इन तीनों डेफिनेशंस, तीनों स्टेटमेंट को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे, बट वो पहले स्टेटमेंट से पहले हमें कुछ और भी देखना है। भाई एक गैलीलियो नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट किया एंड बहुत ही मजेदार रिजल्ट दिया। उसने क्या किया बच्चा, एक इंक्लाइंड सरफेस ले ली। इंक्लाइंड सरफेस मतलब आपका ब्रिज जैसी एक चीज ले ली और यहां पे एक बॉल को रखा, और ये जो बॉल था उसकी हाइट उसने h ले ली। कुछ ना कुछ हाइट होगी, उस हाइट को बोल दिया चलो h। अब उसने क्या किया, इस बॉल को यहां से छोड़ दिया। अब उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या बोल दिया कि भाई ये जो सरफेस है ना, ये फ्रिक्शनलेस है। कैसी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस। भाई ये कोई भी फ्रिक्शन नहीं देगा। स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा था ना, फ्रिक्शन क्या होता है? जब सरफेस ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगावे तो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। बट यहां पे साइंटिस्ट ने क्या बोल दिया कि ये जो सरफेस है इसके पास कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। एक्चुअली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोगों ने मान लिया। अब ये बॉल यहां से गिरा 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 यहां पे पहुंच गया। कितना आगे पहुंचा? भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? h। मतलब जितनी हाइट थी उतना ही आगे डिस्टेंस गया। क्या उसके बाद जाके रुक गया?
नहीं, उसके बाद भी चलता रहा चलता रहा चलता रहा, पता नहीं कहां जाके रुका। अब उसने एक और चीज सोची कि यार स्ट्रेट है तो चलता जा रहा है, अगर मैं इसको मोड़ दूं तो, यानी अब उसने क्या किया, जरा ध्यान से देखिएगा। ओहो, गिराया नहीं था उसने। भाई अब गैलीलियो ने क्या किया, ऐसी कटोरे जैसी एक चीज ले ली। क्या क्या, कटोरी जैसी एक चीज ले ली और यहां से बॉल को गिरा है, और उसने हाइट ले ली अगेन फिर से h। ये जमीन था, जमीन से कितनी हाइट, h हाइट पे उसने बॉल रखा, यहां से फेंकना चालू किया, बॉल इधर पहुंचा, अभी भी आगे गया और यहां पे जाके रुक गया, बॉल इधर जाके रुक गया। और ताज्जुब की बात ये थी बच्चा, ये हाइट और ये हाइट सेम है। आपको दिखने में शायद कम लग रहा होगा, बट बच्चा ये हाइट और ये हाइट सेम थी, एकदम सेम। अब आप बोलोगे सर बॉल यहां क्यों जाके रुक गया? भाई ये सरफेस कैसी है, फ्रिक्शनलेस है तो चलते जाना था, लेकिन फिर भी रुक गया। बच्चा फ्रिक्शनलेस है बट ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ना। आज कोई भी चीज ऊपर जाएगी तो ग्रेविटेशन तो उसको खींचेगा ही खींचेगा। सो बॉल यहां तक गया और वापस आना शुरू कर दिया। अब इन्होंने क्या किया, हाइट बढ़ा दी, यहां पे जितनी हाइट बढ़ाई उतनी हाइट इधर भी अपने आप पहुंच गई। यानी अगर बॉल यहां से शुरू हुआ, अगर बॉल यहां से शुरू हुआ तो यहां से होता हुआ इधर पहुंच गया। यानी जितनी हाइट से उसको छोड़ा जाएगा उतनी ही हाइट पे वो पहुंच जाएगा। फिर उसने क्या किया, इसको फ्लैट कर दिया तो ये बॉल चलता ही जा रहा है, जो हमने पहले देखा। तो यहां से एक चीज मालूम पड़ रही है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई भी चीज रुकती नहीं। आज हमारा पांव बना हुआ है, हमारा पांव एक समय पे आके रुक जाता है, क्यों? बिकॉज फ्रिक्शन है। आप बॉल फेंक रहे हो, है ना, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, हम बॉल फेंकते हैं, वो बच्चा जाता है, बॉल पकड़ के लाता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आपने अपने घर से बॉल फेंका, हो सकता है वो बॉल पाकिस्तान पहुंच जाए, और जो बच्चे को आप खिला रहे हो वो बॉल लेने पाकिस्तान पहुंच जाएगा, है ना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। भाई तो यहां से न्यूटन को एक आइडिया सूझा। उसने क्या देखा, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन नहीं लग रहा है तो ये बॉल चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो भाई न्यूटन ने यहां पे क्या देखा कि अगर ये सरफेस स्ट्रेट है तो बॉल चलता ही जा रहा है। इसका मतलब कि अगर कोई फोर्स ना लगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन का मोशन में रहेगा। तो न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दे दिया। क्या कर दिया भाई, न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दे दिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। भाई उन्होंने क्या बोल दिया, अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। भाई अगर देखो जैसे कि ये मेरा लैपटॉप का बैग है, ठीक है, ये पड़ा है, देखो ये पड़ा हुआ है। जब से इसको मैंने यहां रखा है तब से ये इधर ही पड़ा है, मरेलो की तरह, कुछ करता ही नहीं है। अब जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ऊपर आया, लेकिन जैसे मैंने फोर्स लगाना बंद कर दिया वहीं बैठ गया वापस। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेंगे, रिमेन्स। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेंगे, या तो जो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगे। रिमेन्स मतलब वैसे के वैसे ही रहेंगे। कब तक? until and unless an unbalanced force, until and unless an unbalanced force acts on it। अनबैलेंस्ड फोर्स, ये बहुत जरूरी बात। देखो ये क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, या कोई भी ऑब्जेक्ट
जो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे कोई अनबैलेंस फोर्स ना लगे। भाई जैसे कि फ्रिक्शन नहीं था तो बॉल चलता जा रहा है, अगर फ्रिक्शन होता तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वहां पे एक अनबैलेंस फोर्स लग रहा है ना? फ्रिक्शन यूं होता, बॉल का फोर्स यूं होता, बॉल धीमे धीमे स्लो होते जाता। क्यों? बिकॉज इसका फोर्स ज्यादा था, इसका फोर्स ज्यादा था, बॉल का फोर्स कम था, तो अनबैलेंस हो गया। अब भाई जैसे कि सपोज करो आप चल रहे हो और सामने से कोई ट्रक आ जाती है, आप टकरा जाते हो, तो आपकी गाड़ी भले टूट फूट जाती है लेकिन रेस्ट पे आ जाती है। आप और आपकी गाड़ी दोनों रेस्ट पे आ जाओगे। क्यों? बिकॉज ट्रक ने आपको एक फोर्स लगाया है जो आपके फोर्स से कई गुना ज्यादा है, तो वो अनबैलेंस फोर्स हो गया। भाई अगर सामने बम्पर आ जाता है तो आपकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो ये वही तो कह रहा है। अगर बाय चांस आपको ध्यान नहीं, आप बम्पर पे चढ़ा देते हो तो एक झटका लगता है, और झटका लगने की वजह से ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो हो जाती है, यानी कि फिर यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड वही की वही रहना। तो बम्पर आ गया, कोई सामने से आ गया, कुछ भी हो गया, आपकी स्पीड में बदलाव आता ही रहा। बट ये क्या बोल रहा है कि जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगा सामने से, तब तक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन करता ही रहेगा, या तो रेस्ट का रेस्ट पे ही पड़ा रहेगा। जैसे कि आप अभी एक जगह बैठे रहे हो, 1 घंटे से वहीं के वहीं बैठे रहे हो। क्यों? बिकॉज आपके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है वो सारे के सारे फोर्स बैलेंस है। ग्रेविटेशनल फोर्स, पलंग पे होंगे तो पलंग ऊपर लगाएगा, हवा इधर आ रही है, आपकी बॉडी इधर जा रही है, जितने भी फोर्स लग रहा है सारे के सारे बैलेंस है। तो आप एक जगह पे बैठे हो पिछले 1 घंटे से, अब जैसे ही लेक्चर खत्म होगा आपके अंदर फोर्स उत्पन्न होगा, चलो बाहर जाते हैं, खेलते हैं, टीवी देखते हैं, पबजी खेलते हैं, है ना? अंदर का फोर्स बाहर आएगा, तो अनबैलेंस फोर्स हो गया, और अनबैलेंस फोर्स हो गया तो आप अपनी जगह से उठ जाओगे। भाई समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये है न्यूटन का फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको लर्न करना है, जो एज इट इज एग्जाम में भी लिखना है। अगर एग्जाम में पूछते हैं डिफाइन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, स्टेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, तो ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों?